चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए, आज का हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पॉलिसी क्या थी, इसका क्या सिस्टम था, वगैरह वगैरह। तो आज की जो क्लास रहेगी बेटा, बेसिकली इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है वो सारी चीजें बेटा हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, जैसे कि आपको पता है बेटा, इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब लॉन्च हुआ? 1951 में। ठीक है जी, हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च करा बेटा? 1951 में। ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम, सर ये जो पॉलिसी का इम्पैक्ट है ये हमने देखा 1990 तक। अब सुनिएगा सर, इस ड्यूरेशन में भारत की जो सरकार थी उसने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उस पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा था, वो सारी चीजें देखेंगे। देखिए, जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती थी 5 ईयर प्लानिंग में, यहाँ पर भले बेटा हर हर प्लान में एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता था। कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बेटा मेन कंसंट्रेशन एग्रीकल्चर में दिया गया, सेकंड में बेटा इंडस्ट्रीज पे दिया गया। तो इस तरीके से 5 ईयर प्लान तो बेटा पर्टिकुलरली किसी मेन ऑब्जेक्टिव पे काम करते थे। बट एक जो ओवरऑल पॉलिसी होती है बेटा, जो पर्टिकुलरली चलती है, राइट, जहां पर गवर्नमेंट के बेसिक डिसीजन लिए जाते हैं बेटा, गवर्नमेंट का वर्किंग स्ट्रक्चर देखा जाता है, तो उस पॉलिसी का नाम था LQP पॉलिसी। क्या नाम था बेटा? LQP पॉलिसी। एल का मतलब होता है लाइसेंसिंग, क्यू का मतलब होता है कोटाज, और पी का मतलब होता है परमिट। तो सर ये जो ड्यूरेशन था 1951 से लेकर 1990 तक, अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर का जो ड्यूरेशन था बेटा, इस ड्यूरेशन में देयर इज अ पॉलिसी इज वर्किंग देयर, दैट इज LQP, यानी कि लाइसेंसिंग, कोटाज एंड परमिट वाली पॉलिसी बेटा एग्जीक्यूट होती थी। बट हुआ क्या, 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया बेटा देश में। इकोनॉमिक क्राइसिस आया। इकोनॉमिक क्राइसिस आया, पता कैसे चला, इसके रीजंस क्या थे, वगैरह वगैरह। तो इसके रीजन बेटा हम डिस्कस करेंगे, राइट, आने वाली क्लासेस में। इसके रीजन देखेंगे कि क्या रीजन थे जिनकी वजह से बेटा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, राइट। अब पॉइंट आया, यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ा, गवर्नमेंट को बेटा यहाँ पर सोचना पड़ा कि आगे का जो प्रोसेस रहेगा इकोनॉमी का, आगे का जो इकोनॉमिक सिस्टम रहेगा, यानी कि आगे की जो इकोनॉमी पॉलिसी रहेगी, क्या वो हमें पिछले 40 साल वाली इकोनॉमी को कंटिन्यू करना चाहिए, या अब रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है? तो सरकार ने बेटा यहाँ पर सोचा, नाउ रिक्वायर्ड टू रिफॉर्म्स, नाउ रिक्वायर्ड टू रिफॉर्म्स। अब बेटा हमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी कि किस तरीके से इकोनॉमी को चेंज किया जाए, इकोनॉमी प्रॉब्लम से निकला जाए, और ये बहुत बड़े क्राइसिस की वजह से इकोनॉमी डाउन हो गई है बेटा, उस इकोनॉमी को कैसे उस क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पर सरकार ने बेटा कुछ डिसीजन लिए, राइट, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी लॉन्च की बेटा 1991 में। ये जो पॉलिसी आई बेटा, ये कब आई? 1991 में, जब हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर थे बेटा, वो थे डॉक्टर सॉरी PV नरसिम्हा राव। ठीक है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बेटा, वो थे मनमोहन सिंह। तो उनकी लीडरशिप में बेटा इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सिचुएशन कुछ इस तरह की थी। देखो सर, ये जो रिफॉर्म आया, इस रिफॉर्म ने जो पॉलिसी लॉन्च की, उस पॉलिसी का नाम था LPG पॉलिसी। क्या था जी? LPG पॉलिसी। तो इसलिए कहा जाता है कि सर LQP पॉलिसी को LPG पॉलिसी से रिप्लेस किया गया। सर LPG का बेसिक मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन। एल का मतलब होता है बेटा लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सर हमने जो प्रीवियस हमारी 40 ईयर की पॉलिसी थी, उसको रिप्लेस कर दिया बेटा इस वाली पॉलिसी के साथ। यानी कि LQP पॉलिसी बेसिकली रिप्लेस बाय LPG पॉलिसी। ठीक है। अब ये बहुत सारी सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स थे बेटा, यहाँ पर दुनिया भर की पॉलिसीज आई थी, पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में कि किस किस तरीके के पॉलिसी यहाँ पर एग्जीक्यूट किए गए थे। ठीक है, अगर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं सर, हमारी जो LQP पॉलिसी थी, राइट, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया, वो इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों फेल हुई, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे, और फिर ये LPG पॉलिसी क्यों लानी पड़ी, ये सारी सिचुएशन बेटा हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आपको क्लियर हुआ?
कि पढ़ने वाले क्या है बेटा? हाँ जी बोलो फटाफट से। ठीक है बनाओ इसको। बनाओ इसको फटाफट से। चलिए बनाइए इसको जल्दी से बेटा सभी बच्चे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा आपका कि किस तरीके से एलक्यूपी पॉलिसी को एलपीजी पॉलिसी के थ्रू रिप्लेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ 90s क्राइसिस। बेटा 90 में चंद्रशेखर वाज द प्राइम मिनिस्टर, राइट? बट उन्होंने एक साल का टेन्योर ही प्राइम मिनिस्टर का बेटा बिताया था कि सडनली गवर्नमेंट वहां पर क्लैश कर गई। फिर कांग्रेस ने बेटा पीवी नरसिम्हा राव के साथ बेटा प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, तो उन्होंने इस पॉलिसी को बेसिकली एग्जीक्यूट किया, एलपीजी पॉलिसी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर बेटा डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए बनाइए इसको फटाफट से। थोड़ा स्पीड में बनाओ बेटा इसको। डन एवरीवन? अच्छा एक और चीज बताऊं, ध्यान सुनना। सर एलक्यूपी पॉलिसी तो थी बट यहाँ पर हमने एक मेजर सिचुएशन ये देखा कि हमने जो हैवी रिलायंस रखा, इधर देखो बेटा, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं। जो हमने हैवी रिलायंस रखा वो रखा पीएसयूज पर। इस पर रखा बेटा पीएसयूज पर। अच्छा मैं आपसे बेसिक पॉइंट पूछूं, प्लीज लिखना बंद करो, इधर देखो सारे के सारे। हैवी पॉलिसीज हमने, सॉरी हैवी रिलायंस किस पे रखा बेटा? पीएसयूज पर। तो बेटा कोई मुझे बताएगा पीएसयूज क्या होते हैं? हाँ जी एनीवन? बोले फटाफट से। पीएसयूज का मतलब पता है किसी को? हाँ या ना बोलो नलायक हो, ताकि आगे बढ़े। जी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इसकी फुल फॉर्म होती है। बट सर ये होते क्या है, तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, बताता हूँ आपको। अलग से कोड करना बेटा इसको, ठीक है? कहते हैं सर ये कंपनी होती है, बेसिकली पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनीज होती है बेटा जिनका मेजॉरिटी ऑफ स्टेक हेल्ड बाय गवर्नमेंट। यानी कि सर पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो पब्लिक कंपनीज होती है बेटा जिनमें बेसिकली मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स किसके पास होता है बेटा? सरकार के पास होता है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट सर स्टेक का मतलब क्या होता है? तो स्टेक का मतलब होता है बेटा शेयर्स, और शेयर्स में भी बेटा इक्विटी शेयर्स। तो इन शॉर्ट बेटा पूरा पूरा कंक्लूजन निकल कर क्या आता है सर, कोई भी पब्लिक कंपनी जिसमें मेजोरिटी ऑफ जो इक्विटी शेयर की होल्डिंग है बेटा, अगर वो सरकार के पास है,
तो बेसिकली उस पब्लिक कंपनी को हम नॉर्मली पब्लिक कंपनी ना बोल के बेटा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलेंगे। तो सर ये जो 40 ईयर का टेन्योर था, यहाँ पर सरकार ने जो सबसे ज्यादा भरोसा जताया बेटा वो पीएसयूज पे ही जताया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे। प्राइवेट सेक्टर को बेटा उतना खुलापन ओपननेस नहीं दी गई बेटा, पूरा का पूरा रिलायंस जो हमने जताया किस पे जताया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। तो यहाँ पर जब मैं आपको 90s के क्राइसिस के रीजन बता रहा हूँ बेटा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पीएसयूज बेटा अपने भरोसे पे खड़े नहीं उतरे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस काफी पुअर थी, जिसकी वजह से बेटा हमें एलपीजी पॉलिसी लाना पड़ा। तो एक तो बेसिकली एलक्यूपी पॉलिसी को रिप्लेस किया एलपीजी पॉलिसी से इसका, और एक मेजर जो सिचुएशन था वो ये था कि हमारा हैवी रिलायंस किसके ऊपर था बेटा, पीएसयूज के ऊपर। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए बेटा। समझ आया ये सभी को? हाँ जी बोलो फटाफट से, क्या क्लियर हुआ है? ओके लिखिए। चलो बेटा नोट करो उसको फटाफट से, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको लिखा है इसको भी नोट करो। और प्लीज नोट्स अच्छे से बनाना, इस चार्ट को बिल्कुल फॉर्मलाइज करके बनाना प्रॉपर तरीके से अच्छे से। ठीक है, बबाल टला मत करना बिल्कुल भी बेटा, क्योंकि चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कॉन्सेप्चुअली। और जो बच्चा यूट्यूब से क्लासेस ले रहा है बेटा, प्लीज आप भी अच्छे से नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाकर ही बेटा आपको प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर होंगी थ्योरेटिकली। ठीक है, बाकी डाउट्स के लिए बेटा आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास होगा ही। ठीक है जी, हो गया, आगे बढ़े। बोलो नालायको। चलिए अब इसकी कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो फटाफट से आप हेडिंग डालिए, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या एनईपी। ठीक है जी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसकी जरा थ्योरी भी लिख लीजिए बेटा साथ के साथ। ठीक है, जो कुछ अभी आपने चार्ट्स फॉर्म में पढ़ा वो सारे का सारा बेटा हम थ्योरेटिकली भी देखेंगे, ताकि आपको पता लगे कि चार्ट्स को किस तरीके से बेटा हमें थ्योरेटिकली भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो लिखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स refers to a set of economic policies, a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. This is the first scenario. Second one कहता है, in 1991 sorry, in 1991 the government of India, भारत की सरकार ने एक इनिशिएशन लिया, initiated a series of economic reforms, economic reforms to pull the economy, to pull the economy out of the crisis of 90s। और इन्हीं रिफॉर्म्स को, these reform came to be known as NEP, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। इन्हीं रिफॉर्म्स को बेटा हमने एक नाम दिया, दैट इज न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, राइट। अब देखिएगा जरा ध्यान से, कहते हैं थ्री
3 broad components of NEP। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बेटा, इसके 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स थे, तो वो क्या कंपोनेंट्स थे देखिएगा ध्यान से। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ चार्ट फॉर्म में बेटा, बट एक बार इसको और देखिएगा। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, in place of licensing, in place of licensing for industries and trade। पहली सिचुएशन, ठीक है जी। दूसरा कहता है द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अर्थात पी, इन प्लेस ऑफ कोटास। क्यू फॉर इंडस्ट्रिस्ट। तीसरी सिचुएशन थी बेटा हमारे पास पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्थात जी, इन प्लेस ऑफ परमिट, अर्थात पी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है जी, चलिए फटाफट से इसको नोट किया बेटा, फिर एक एक करके हम इस पॉइंट को समझेंगे। नोट करो इसको फटाफट से। करिए बेटा, नोट कीजिए इसको फटाफट से। हो गया? हाँ जी, डन। ठीक है, चलो पहले तो देखो ध्यान से। कहते हैं सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। यानी कि सर ध्यान सुनिएगा प्लीज, मान लीजिए मैंने एक बहुत सारे पॉलिसीज बनाई, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉलिसीज 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? एक पॉलिसी बहुत सारी है, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, अभी सेट ऑफ पॉलिसी क्यों बनाएगी बेटा? ताकि डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की पेस को, स्पीड को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए बेटा इन इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाया गया, जिनको बेसिकली हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का बेसिक मतलब क्या है बेटा? कि सर जब बहुत सारी पॉलिसीज को इकट्ठा लेकर आया जाता है ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पेस आ सके, एक स्पीड आ सके, एक्सेलरेट किया जा सके बेटा, उसको हम बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मानते हैं। कहते हैं 1991 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने बेटा इनिशिएटेड
सीरीज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज रिफॉर्म्स टू पुल द इकोनॉमी। देखो बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने बेटा लॉन्च करी, राइट, रिफॉर्म्स के अंडर, जिसको बेटा हमने बेसिकली क्या रखा, पुल टू इकोनॉमी, इकोनॉमी को निकालने के लिए बेटा आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ द 90s। जो 90s में बेटा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए बेटा बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को हमने क्या करा बेटा, लॉन्च करा, जिसको हम बेसिकली इन रिफॉर्म्स को बेसिकली हम किस नाम से जानते थे बेटा, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। किस नाम से जानते हैं बेटा, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। तो बेसिकली रिफॉर्म का मतलब क्या है बेटा, सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, जहां पर बेसिकली बेटा हम इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए बेटा बहुत सारी पॉलिसी इकट्ठे लेकर आते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट। 1991 में भारत की सरकार ने बेटा कुछ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आई, ताकि इकोनॉमी को 90s के क्राइसिस से क्या कर सके बेटा, बाहर निकाल सके। और जिस पॉलिसी को हमने बेटा पॉपुलरली किस नाम से जाना बेटा, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। अब इस न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के बेटा कुछ कंपोनेंट्स थे। क्या था बेटा, कुछ कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स थे बेटा वो, सर हमने लिबरलाइजेशन को लॉन्च करा, लाइसेंसिंग को रिप्लेस करके, राइट, इंडस्ट्रीज और ट्रेड के लिए, ठीक है जी। हमने ग्लोबलाइज प्राइवेटाइजेशन को लेकर आए बेटा, परमिट को हटाकर, किसके लिए बेटा, इंडस्ट्रीज के लिए बेटा, ठीक है। हम ग्लोबलाइजेशन को लेकर आए बेटा, किसके प्लेस में, परमिट्स के प्लेस में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब इसका सिचुएशन क्या देखिए, पहले क्या होता था, इंडस्ट्री और ट्रेड के ऊपर बेटा लाइसेंसिंग इम्पोज किया गया था, तो लाइसेंसिंग को हटा के हम लिबरलाइजेशन यानी कि फ्रीडम लेकर आए बेटा इंडस्ट्रीज को लेके, पहला पॉइंट। दूसरा, हमने प्राइवेटाइजेशन लेकर आए बेटा कोटास के बदले। इसमें होता क्या था, पहले पब्लिक सेक्टर को बेटा मैक्सिमम प्रोडक्शन एरिया रिजर्व कर दिया गया था, राइट। अब उस रिजर्व एरिया को हटाकर, राइट, उस रिजर्व एरिया को हटाकर हमने प्राइवेटाइजेशन लेकर आया इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब आज प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम प्रोवाइड कर दी कि आप आके खुले में बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया बेटा। पहले क्या होता था, परमिट वाली पॉलिसी चला करते थे, यानी कि किसी पर्सन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उसे सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना सरकार की परमिशन के बेटा वो कोई भी काम नहीं कर सकता इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। बट ग्लोबलाइजेशन में बेटा फ्रीडम मिल जाती है कि आप आराम से ओपन इकोनॉमी के अंडर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए इसको बोला जाता है कि LQP पॉलिसी को हमने रिप्लेस किया LPG पॉलिसी के साथ। L फॉर लाइसेंसिंग, L फॉर लिबरलाइजेशन, Q फॉर कोटास, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, P फॉर परमिट, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। समझ आया? बोलो बेटा, क्या क्लियर हुआ सभी के? सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो प्लीज। ठीक है, तो अब आने वाली क्लासेस में बेटा हमें ये पढ़ना है कि एलपीजी क्या है, यानी कि लिबरलाइजेशन को पढ़ना है डिटेल में बेटा, काफी डिटेल है। प्राइवेटाइजेशन की काफी डिटेल है, यहाँ पर मैं आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगे बेटा, काफी नॉलेज मिलेगी आपको, ठीक है। बट हाँ, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा बेटा, प्लीज अपना रिविजन कंटिन्यू रखिएगा। इंडियन इकोनॉमी हो या इकोनॉमिक्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे मैक्रो हो या आपका दैट इज इंडियन इकोनॉमी हो या फिर बिजनेस हो, प्लीज इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को ना आप थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ें और इनका रिवीजन कंटिन्यू रखें बेटा, तभी आपको चीजों में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज बेटा बहुत दिक्कत फेस आउट करोगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो कंटिन्यू रिवीजन बहुत जरूरी है, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप हमेशा मेरे से पूछें। तो ये था बेसिक सिचुएशन। अब देखो, मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी कि सर ये जो 90s में क्राइसिस हुआ था ना, इसका कारण क्या था। ऑब्वियस ही बात है ना, इन्हीं कारणों की वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। तो हम ये देखेंगे सर 90s में जो क्राइसिस आए थे, वो क्राइसिस किस कारण आए थे, जिन कारणों की वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च करना पड़ा, राइट। तो फटाफट से हेडिंग डालो, टॉपिक नंबर 2, नीड फॉर NEP या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमें क्यों 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ी, उसके क्या कारण थे। तो इसके कुछ रीजंस थे बेटा, राइट। अराउंड 5 रीजंस लिखवाऊंगा बेटा मैं आपको अभी, तो फटाफट से मेरे साथ के साथ लिखते जाइए इन रीजंस को। पहला रीजन था हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई फिस्कल डेफिसिट। दूसरा था बेटा दैट इज BOP। बेटा इस चैप्टर के सारे लेक्चर यूट्यूब पे पब्लिक मिलेंगे आपको सभी को,
ठीक है, इस चैप्टर के सारे लेक्चर बेटा मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आप वहां से रिवीजन भी कर सकते हैं। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फोर्थ इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इसको जनरली बोला जाता है राइज इन प्राइस। फिफ्थ पॉइंट है बेटा हमारे पास पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। एंड पीएसयूज में आपको बता चुका हूँ बेटा क्या होते हैं। तो दीज आर द बेसिक 5 रीजन, राइट, जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट पड़ी बेटा, कब, 1991 में। ठीक है, फटाफट से पॉइंट्स को लिखिए बेटा, और एक एक पॉइंट को काफी डिटेल में बेटा हमें एनालाइज करना है, डिस्कस करना है, और देखना है कि इनकी वजह से क्यों न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की जरूरत हमें पड़ी। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। देखा जी, देखो जी, तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है सर फिस्कल डेफिसिट, बीओपी क्राइसिस, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, और पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। ठीक है, तो इन 5 कारणों के कारण बेटा हमें रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ा। ठीक है, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आनी पड़ी बेटा, राइट, जिसकी वजह से, राइट, अब इन सारे पॉइंट्स को बेटा हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए फटाफट से, हाई फिस्कल डेफिसिट, हाई फिस्कल डेफिसिट। देखो, हाई फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन समझने से पहले बेटा विल हैव टू डिस्कस द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, प्लीज लिखना मत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। सर मान लीजिए सरकार के ना कुछ रेवेन्यूज हैं, मान लो अराउंड सरकार के रेवेन्यू है 2 लाख करोड़ के। सरकार को रेवेन्यू कितना रिसीव हुआ बेटा, 2 लाख करोड़। साइमल्टेनियसली बेटा सरकार के कुछ एक्सपेंडिचर्स भी तो होंगे। मान लीजिए सरकार के जो खर्चे हुए वो हुए बेटा 2.5 लाख करोड़ के। अब यहाँ पर मुझे बताइए, बेसिकली अगर मैं बताऊं, क्या यहाँ पर नेगेटिव डेटा आ रहा है बेटा 50,000 का? यानी कि हमारी इनकम तो 2.5 लाख है, सॉरी 2 लाख है, बट हमारे खर्चे कितने हो गए बेटा, 2.5 लाख। तो डोंट यू थिंक सरकार का डेफिसिट आ गया बेटा? इसको हम बेसिकली फिजिकल, हालांकि इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे बेटा आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, इसकी इम्प्लीफिकेशन क्या है, वगैरह वगैरह, बट यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल इसको नहीं दी गई है बेटा। तो बिल्कुल ध्यान सुनना, सर सरकार के रेवेन्यू है 2 लाख और एक्सपेंडिचर है 2.5 लाख, तो अल्टीमेटली हमारे पास डेफिसिट आ गया -50,000 करोड़ का। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है, अल्टीमेटली बेटा इस फिजिकल डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपको खर्चा तो पूरा करना पड़ेगा ना 2.5 लाख, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या करना पड़ेगा बेटा, बोरो करना पड़ेगा बेटा हमें फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बेटा हमें लोन्स वगैरह बोरोइंग करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सर, जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा उतना ज्यादा हमें क्या बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, आगे ना, जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट हमारा होगा बेटा क्या उतनी ज्यादा हमें बोरोइंग करनी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल बेटा, खर्चे तो आपको पूरे करने पड़ेंगे ना 2.5 लाख। हाँ, बट 2.5 लाख खर्चे कैसे करोगे, आपके पास तो 2 लाख की इनकम है। 50,000 का जो डेफिसिट आया उसको कैसे कंप्लीट करोगे, बोरोइंग करके। और बोरोइंग बेटा डेफिनेटली आपको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह से लेनी पड़ेंगी। तो सर जब हम इस तरह की बोरोइंग करेंगे, जितना ज्यादा सरकार बोरोइंग करेगी बेटा, डोंट यू थिंक कि ऐसा फील हो रहा है कि भैया सरकार इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है। हाँ, जब मैनेज नहीं कर पा रही मतलब रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े जा रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से सरकार को बार बार बोरोइंग करनी पड़ रही है, मनी का सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मशीनरी पे हमें शक होने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए बेटा काफी बैड इफेक्ट्स है कि अगर हम बोरोइंग बढ़ा रहे हैं तो बोरोइंग का मतलब सर हमारे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं।
और रेवेन्यू आ नहीं रहा, राइट। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी की हेल्थ खराब है, फाइनेंशियल। समझ में आ रही बात? तो फिजिकल डेफिसिट का बेसिक मतलब ये होता है कि फिजिकल डेफिसिट बेसिकली वो होते हैं सर जहां पर हमारे खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, रेवेन्यू कम हो जाता है, तो जो निकल के आता है डेफिसिट, उसके कारण बेटा हमें क्या लेना पड़ता है, बोरोइंग करनी पड़ती है। तो फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग क्लियर हुआ आपको? बेसिक मीनिंग पढ़ा है बेटा अभी मैंने आपको। ठीक है, नोट करो इसको नोट कीजिए फटाफट से। ये काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है, चलो आ जाओ। अब जरा फिजिकल डेफिसिट, हाई फिजिकल डेफिसिट को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाई फिजिकल डेफिसिट, आई होप सबको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा बेटा। इसकी थ्योरी देखिए, कहते हैं सर फिजिकल डेफिसिट refers to borrowings by the government on account of its expenditure over revenue during a year। क्या वही लिखा है बेटा जो अभी आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था? हाँ जी, कहते हैं हाई फिजिकल डेफिसिट इज बैड बिकॉज, ये इकोनॉमी के लिए बेटा काफी बैड इफेक्ट्स होते हैं इसके। उसका कारण है तीन। पहला, ये इंडिकेट करता है पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। इट ट्रिगर इन्फ्लेशन, इसके कारण बेटा इन्फ्लेशन हो जाता है। इट लोअर फेथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए बेटा 2 मिनट जरा सुन लीजिएगा, फिर इसको लिख लेना आराम से। कहते हैं फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू द बोरोइंग, क्या है बेटा ये बोरोइंग है, बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू। यानी कि बेटा हमारे खर्चे रेवेन्यू से ज्यादा हो गए हैं, तो जितना हमारा डेफिसिट आएगा उतनी की हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी। उसी बोरोइंग को बेटा हम फिजिकल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। ये तो आप पढ़ चुके बेटा कॉन्सेप्ट के थ्रू। कहते हैं हाई फिजिकल डेफिसिट बैड क्यों होता है इकोनॉमी के लिए? सबसे पहला बेटा ये क्या दर्शा रहा है इकोनॉमी की, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शा रहा है। दूसरा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। तीसरा, एक लोअर फेथ बन जाता है बेटा सरकार के ऊपर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ना, बार बार लोन लेते रहोगे बेटा तो आप पे तो शक होगा ही, कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस पे शक होगा। इसलिए बेटा यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, आपके ऊपर फेथ धीरे धीरे गिरने लगेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी कम होने लगेगी बेटा इंटरनेशनल लेवल पे। समझ आया? हाँ जी बेटा बोलिए फटाफट से, क्या ये क्लियर हुआ बेसिकली? ठीक है, अब 2 मिनट ना इसका डेटा लिख लेना। डेटा, इसका डेटा लिख लो। 1981, सॉरी 80 से 81, 1990 से 91। एक सेकंड रुको, 81 से 82 करो इसको। कहते हैं हमारा फिजिकल डेफिसिट था बेटा 5.4% ऑफ जीडीपी इस फिजिकल डेफिसिट। यानी कि जीडीपी का बेटा करीब 5.4% बेटा फिजिकल डेफिसिट था। और ये बढ़कर कितना हो गया बेटा, 8.4% ऑफ जीडीपी इस फिजिकल डेफिसिट। क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा था बेटा हमारे जीडीपी का। यस, अप्रोक्सीमेटली ये
1980 के अराउंड अगर मैं बोलूँ तो कितना था 5.4%, और इन 90s के दौरान कितना हो गया बेटा 8.4%। तो कहीं ना कहीं बड़ा है काफी, अराउंड 3% से बेटा। तो सर ये डेटा है किसके रिगार्डिंग बेटा, फिजिकल डेफिसिट के रिगार्डिंग। तो फिजिकल डेफिसिट का बढ़ना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है बेटा कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्राइसिस की ओर जा रही है बेटा, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज इट बेटा। ये हमने फिजिकल डेफिसिट पढ़ा, आई होप सो आपको समझ में आया हो। आज के लेक्चर में बेटा मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग प्लीज किसी को कोई डाउट है तो पूछें, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से आप लोग।